नमस्कार सभी को। आज का जो लेक्चर है वो ध्वनि का लास्ट लेक्चर होगा। बट आज का जो लेक्चर है बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है। उसमें से मोस्ट प्रोबेबली एक क्वेश्चन पढ़ता ही पड़ता है। या तो पूछा जाता है कि श्रव्य तरंगे क्या होती हैं, अश्रव्य तरंगे क्या होती हैं, प्रश्रव्य तरंगे क्या होती हैं। तीनों में से एक क्वेश्चन पूछा जाएगा या उसके बीच में डिजिट पूछी जाती है कि हमें कितनी हर्ट्ज पे सुन सकते हैं, कितनी हर्ट्ज पे नहीं सुन सकते। चमगादड़ है वो कितनी हर्ट्ज पर सुन सकते हैं, कुत्ते कितनी हर्ट्ज पर सुन सकते हैं, चूहे कितनी हर्ट्ज पर खेलते हैं, हाथी, ब्लू व्हेल, डॉल्फिन, इस टाइप में पूछ सकते हैं। किसी भी पैरा पैरा पाइस पारिस पारिस जो मछली है, पॉर मछली है जो, उसके बारे में पूछ सकते हैं कि ये इनकी जो तरंगे होती हैं वो कितने हर्ट्ज के ऊपर और कितने हर्ट्ज के नीचे होती हैं। ये क्वेश्चन आ सकते हैं नॉर्मली, क्योंकि छोटे छोटे जो पॉइंट होते हैं वो हम छोड़ देते हैं, एक्चुअली वही पॉइंट पूछे जाते हैं। तो आज का जो लेक्चर है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ज्यादा लंबा लेक्चर नहीं होगा, बट जितना होगा वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। स्टार्ट करते हैं कि जो श्रोता का परिसर होता है वो तीन टाइप से है। मतलब हम कौन कौन सी तरंगे या ध्वनि तरंगों की जो डिजिट होती है उसके बीच में हम सुन सकते हैं, और किस डिजिट के नीचे हम नहीं सुन सकते और किसके ऊपर नहीं सुन सकते। जो उसका जो बीच का गैप है वो हम चेक करेंगे। आज स्टार्ट करते हैं। हमारा जो लेक्चर है, लास्ट लेक्चर है ध्वनि का। इसमें लिखेंगे श्रोता का परिसर। ठीक है, तो इसमें लिखेंगे, फर्स्ट लिखेंगे, इसको ऐसे लिखो यार, श्रव्य तरंगे। सेकंड लिखेंगे ऐश्वर्य ऐश्वर्य तरंगे, ऐश्वर्य नहीं। और फोर्थ लिखेंगे प्राश्रव्य तरंगे, श्रव्य ऐसे लिख लो। ठीक है जी। श्रव्य तरंगे, ऐश्वर्य तरंगे और प्राश्रव्य तरंगे, तीनों के बारे में पहले डेफिनेट करेंगे, तीनों को समझेंगे, उसके बाद लिखना स्टार्ट करेंगे। जो हम सुन पाते हैं श्रव्य तरंगे वो क्या होती हैं? श्रव्य तरंगे होती है जिनको हम सुन पाते हैं। ध्यान रखना जी, जो भी डिजिट की बात करेंगे वो बात करेंगे 20 हर्ट्ज से लेकर 20 किलो हर्ट्ज तक, या बोल सकते हैं 20,000। इस डिजिट के अंदर हम बात करेंगे, इसके बीच की बात करेंगे, इसके ऊपर की बात करेंगे और इसके नीचे की बात करेंगे। क्लियर है? मतलब इसके बीच में हमारा जो रहेगा रेशो रहेगा। श्रव्य तरंगे क्या होती हैं? वो तरंगे जिसको इंसान सुन सकता है, या ऐसा बोलेंगे जिसका जो गैप होता है या जिसके बीच में जो फ्रीक्वेंसी होती है, आवृत्ति होती है, वो 20 और 20,000 के मध्य रहती है। समझ रहे हो ना? 20 और 20,000 के मध्य रहती है। अश्रव्य तरंगे क्या होती हैं? वे तरंगे जिसकी आवृत्ति जो होती है वो 20 हर्ट्ज से नीचे होती है। किससे होती है? 20 हर्ट्ज से नीचे होती है। और प्राश्रव्य तरंगे क्या होती हैं? 20,000 हर्ट्ज से ऊपर होती हैं। किससे होती है? 20,000 हर्ट्ज से ऊपर होती हैं। सबसे पहले ये डिस्कस करेंगे कि श्रव्य तरंगे क्या होती हैं, फिर अश्रव्य तरंगे और प्राश्रव्य तरंगे। तीनों को पहले लिखता हूं, फिर तीनों को डिफाइन करता हूं। आपने जैसे स्क्रीनशॉट लेना स्क्रीनशॉट लेना, आपने जैसे आपकी इच्छा है वैसे करना। क्लियर है? जब लिखना है लिख लेना। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे अश्रव्य की, बात कर लेते हैं पहले। ठीक है, अश्रव्य अश्रव्य तरंगे। ठीक है, लिखेंगे जी, वे तरंगे जिनकी आवृत्ति का मान 20 हर्ट्ज से नीचे होता है। आगे लिख देता हूं, अश्रव्य तरंगे कहलाती हैं। होपफुली दिख रहा होगा वहां तक। वे तरंगे जिनकी आवृत्ति का मान 20 हर्ट्ज से नीचे होता है। मैंने बात करी थी आपको 20 से 20,000 के बीच में बात करेंगे। तो ऐसी तरंगे कौन सी होती हैं? अश्रव्य तरंगे। तो इसको हम नहीं सुन सकते,
इसको हम नहीं सुन सकते। तो क्या लिखेंगे अगला, ब्लू व्हेल और हाथी ऐसी ध्वनि तरंगे उत्पन्न करती हैं। ठीक है, सर्प, कुत्ता और मोर ये ध्वनि तरंगे अनुभव करते हैं। ठीक है, भूकंप की तीव्रता 20 हर्ट्ज से नीचे की होती है, जो इन्हें पता लग जाता है। किन्हें? इन्हें, सर्प, कुत्ता और मोर को इनको पता लग जाता है कि भूकंप आ गया है। ठीक है, अभी रिसेंटली भूकंप आया भी है। भूकंप की तीव्रता 20 हर्ट्ज से नीचे होती है, ये ब्रैकेट में से लिखा है, 20 हर्ट्ज से नीचे होती है। सर्प, कुत्ता और मोर ये ध्वनि तरंगे का अनुभव कर लेती है, मतलब अश्रव्य तरंगों का अनुभव कर लेती है। ब्लू व्हेल और हाथी ऐसी ध्वनि तरंगे उत्पन्न करती हैं। हम नहीं सुन सकते जी, हम नहीं सुन सकते जी। उतारना चाहोगे तो उतार सकते हैं। इरेज कर देता हूं, इतना कोई लंबी चौड़ी बात नहीं करी। ठीक है जी, इरेज कर देता हूं, स्क्रीनशॉट लेना, स्क्रीनशॉट लेना जी। अच्छा, अगली तरंग है हमारी श्रव्य तरंगे। वैसे अगर आप कहोगे तो श्रव्य तरंगों की सिर्फ डेफिनेशन लिखवाएंगे, उसके अलावा उसमें कुछ लिखने वाला नहीं है, क्योंकि मनुष्य की बात कर रहे हैं और मनुष्य से हम भली भांति वाकिफ है। आगे क्या है? श्रव्य तरंगे ऐसी तरंगे जो 20 से 20,000 हर्ट्ज के मध्य हो, श्रव्य तरंगे क्या कहते हैं? क्लियर? 20 और 20,000 हर्ट्ज के मध्य हो तो वो क्या कहलाती हैं? श्रव्य तरंगे कहलाती हैं। इसमें कोई बड़ी लंबी चौड़ी बात नहीं है। क्लियर है? तीसरी जो तरंगे हैं वो थोड़ी इंपॉर्टेंस रखती हैं। हम जो मनुष्य हैं वो श्रव्य तरंगों का ही यूज करते हैं। ठीक है, जो हमें सुनती है। मतलब थर्ड जो हमारा पॉइंट है वो है प्राश्रव्य तरंगे। अब प्राश्रव्य तरंगे क्या होती है? नाम से पता लग रहा है, प्राश्रव्य तरंगे वो जो होती हैं जिसकी वैल्यू 20,000 से ऊपर होती है। वे तरंगे जिनका मान 20,000 हर्ट्ज से जिनका मान 20,000 हर्ट्ज से ऊपर होता है, क्या होता है जी? प्राश्रव्य तरंगे कहलाती है। ध्यान रखना जी, 20,000 हर्ट्ज से ऊपर वाली कौन कौन सी है? एक तो देखो कौन कौन है। चमगादड़, पॉरपाइस मछली, हाँ बस इतनी है, पॉरपाइस मछली और ब्लू व्हेल हो चुकी है। इसके अलावा ये प्राश्रव्य तरंगे उत्पन्न करते हैं। एक चीज और लिख देता हूं, याद याद है, पॉरपाइस, पॉरपाइस है जी ना। चूहे खेलते समय प्राश्रव्य तरंगों को
निकालते हैं, ये इस्तेमाल करते हैं, ये भी लिख सकते हो। इसके अंदर एक और एग्जांपल लिख सकते हो, डॉल्फिन भी लिख सकते हो। क्या लिखते हो? डॉल्फिन। डॉल्फिन मछली जो होती है वो भी क्या करती है? प्राचर्य तरंगों का यूज करती है। क्लियर है? वे तरंगे जिनका मान 20,000 से ऊपर होता है वो क्या होती हैं? प्राचर्य तरंगे होती हैं। तो आप ध्यान रखना जी, प्राचर्य तरंगों के अंदर जो ये एग्जांपल दिए हैं ये सबसे मेन पॉइंट रखते हैं। उसके बाद का जो काम है वो हम देखेंगे। अभी हम क्या करेंगे, 2-3 चीजों को पढ़ेंगे। मतलब ये चीजें जो पढ़ी हैं इसके 2 दिन क्वेश्चन देखेंगे। उसके बाद हम थोड़ी सी चर्चा और करेंगे जो आपके छोटे छोटे क्वेश्चन बन सकते हैं। उसके अलावा इस चैप्टर में कुछ बचा ही नहीं मेरे हिसाब से। क्या मैंने आपको सामने क्वेश्चन भी दिखाए हैं, वो आपसे क्लियर भी हो रहे हैं। क्लियर है जी? तो स्टार्ट करते हैं। उतारना चाहोगे उतार लो, नहीं तो इरेज करता हूं। अच्छा, क्वेश्चन है जी, पहला क्वेश्चन जो है वो है मानव कानों के लिए श्रव्य ध्वनि की आवृत्ति का प्रास या श्रोता का परिसर होता है। ऑप्शन है 20 से 20,000। अगला ऑप्शन भी है 20 से 20,000 हर्ट्ज। सॉरी, पहला ऑप्शन है 20 से 2,000, सेकंड है 20 से 20,000 हर्ट्ज, थर्ड है 0 से 20 और फोर्थ है 0 से 20 किलो हर्ट्ज। तो मेरे हिसाब से इसमें आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। सेकंड जो हमने बात करी थी वो बात की थी 20 से 20,000 के मध्य। तो ध्यान रखना जी, थोड़ा डिजिट देखना जी। जैसे मैंने देखने वक्त गलती कर ली थी, स्टार्टिंग को 20,000 पढ़ लिया था बट वो 2,000 था। तो सेकंड ऑप्शन इसका क्या रहेगा? बिल्कुल करेक्ट रहेगा। वो क्या लिखा हुआ है? 20 से 20,000 पहला क्वेश्चन था हमारा ये। अगला क्वेश्चन है प्राचर्य तरंगे वे तरंगे होती हैं जो 20 किलोहर्ट्ज से ज्यादा हो। सेकंड क्वेश्चन आपका ये है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किसमें ध्वनि की चाल अधिकतम होती है? वापस बोल रहा हूं, निम्न में से किसमें ध्वनि की चाल अधिकतम होती है? फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है जी। सबसे पहले हमने बात करी थी जो हमारी ध्वनि की चाल होती है वो ठोस में सबसे ज्यादा होती है, फिर द्रव में होती है और फिर क्या होती है? गैस में होती है। अभी मैं ऑप्शन बोल रहा हूं, उसमें क्या क्या लिखा हुआ है? उसमें लिखा हुआ है, फर्स्ट ऑप्शन में लिखा हुआ है शीतल जल में नहीं, गीली लकड़ी में देखते हैं, 0 सेंटीग्रेड पे वायु में नहीं, चौथा है 100 सेंटीग्रेड भाप पर नहीं। तो एक ऑप्शन बचता है गीली लकड़ी में। गीली लकड़ी ठोस है तो उसमें क्या है, जो हमारी ध्वनि की चाल होगी सबसे अधिकतम होगी। अगला क्वेश्चन है स्टेथोस्कोप जो होता है हमारा चिकित्सा में जो यूज होता है वो किसके सिद्धांत पर काम करता है? तो परावर्तन के सिद्धांत पर काम करता है। उसके बारे में हम चर्चा करेंगे अभी। अच्छा, सोनार के बारे में भी आपको बता देते हैं। चलो पहले इसके बारे में हम चर्चा कर ही लेते हैं। जो प्राध्वनि है, जो हमारी प्राचर्य ध्वनि है, प्राध्वनि के जो उपयोग होते हैं उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। प्राध्वनि की क्या उपयोग क्या होता है? अच्छा, मैं एक चीज 2-3 चीजें आपको मैं बोल रहा था, बता देता हूं। प्राध्वनि के उपयोग देखो, प्राध्वनि के उपयोग क्या होते हैं? जो प्राध्वनि का मतलब क्या होता है कि कोई चीज टकरा कर आ जाए। तो टकरा कर आ जाए तो हम क्या करते हैं, हम देखते हैं कि जैसे मान लो कि एक सोनार जो हमारा है, सोनार क्या होता है? वो सोनार नहीं, सोनार के एक लोहा, वो सोनार नहीं है ये है कि जैसे समुद्र तलों में हम गहराई नापने में, हमारी जो पनडुब्बियां होती हैं उसमें हम देखते हैं कि कितने पानी के नीचे, समुद्र के नीचे गहराई है, कितनी गहराई पर कौन सी चट्टान है, किस चट्टान पर हमारा जहाज पड़ा है, किस चट्टान से ये कितने डिस्टेंस से वापस टकरा के आई हैं। और उस टकराने के लिए हमने आपको एक सूत्र भी बताया था, चाल बराबर है दूरी बटा समय, जिसका हम हाफ कर देते हैं क्योंकि वो टकरा के डबल बार आई है तो हाफ करेंगे तभी तो पूरी डिस्टेंस बता पाएंगे। तो सोनार से क्या होता है, समुद्र में जो पड़ी चीजें हैं उस गहराइयों को नापने में भी यूज किया जाता है। और क्वेश्चन क्या है कि सोनार की कार्य प्रणाली किस पर आधारित होती है? वापस बोल रहा हूं, सोनार की कार्य प्रणाली किस पर आधारित होती है? फर्स्ट है डॉपलर प्रभाव पर नहीं, सेकंड है अपवर्तन पर, थर्ड है रेडियो तरंगों के परावर्तन पर, और फोर्थ है उक्त में से कोई नहीं। तो नॉर्मल सी बात है कि जो थर्ड ऑप्शन है रेडियो तरंगों का परावर्तन के लिए। ठीक है जी। अच्छा, वापस बात करेंगे, सोनार क्या था? इसका जो फुल फॉर्म है उसको लिखेंगे साउंड नेविगेशन एंड रैगिंग। ठीक है, तो इसका जो उपयोग होता है वो उपयोग किस लिए होता है?
उसका उपयोग समुद्र की गहराई नापने में, समुद्र में डूबी कोई पुराना जहाज के लिए। ठीक है, तो ऐसे हम क्या करेंगे, सोनार एक तरह का यंत्र है। ठीक है, इसका उपयोग हम करते हैं। ठीक है, स्टेथोस्कोप की बात करें जो हमारे चिकित्सा में होता है, उसके लिए भी हम क्या करते हैं, यूज करते हैं किसका, परावर्तन या पराधमनी के लिए उपयोग करते हैं। जो कई मशीन्स होती हैं, उस मशीन्स की जो सफाई करनी होती है, जहां तक हमारा हाथ नहीं पहुंचता, तो उस में भी पराधमनी तरंगों का उपयोग किया जाता है। उपयोग काफी सारे हैं, तो जितने मेन बनते हैं वो मैंने आपको बता दिए। और कोई न्यूमेरिकल बनता है तो हम बात कर लेते हैं जी। अगला न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनता है, तो अभी क्वेश्चन है कि ध्वनि उत्पन्न करने वाली वस्तुओं के लिए आवश्यक है। तो फर्स्ट ऑप्शन है कंपन करना, घूर्णन करना, स्थानांतर गति करना और वर्तुल गति करना। तो नॉर्मल सी बात है, ध्वनि की बात कर रहे हैं, स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हैं कि कंपन होगा तभी काम बनना स्टार्ट होगा, तो पहला ऑप्शन बनता है। अच्छा, अगला कोई क्वेश्चन बनता है, उसके अलावा मैंने आपको सारे क्वेश्चन बताए हुए हैं। एक क्वेश्चन और है, अप्रिय ध्वनि होती है, जो कर्णप्रिय होती है वो ध्वनि क्या होती है, बहुत प्रिय लगती है। ठीक है, इसके अलावा कोई ऑप्शन बनता नहीं। ये था जी आपका आज का जो लेक्चर था ध्वनि का, और इसके साथ हमारा पूरा लेक्चर कवर होता है। वैसे तो हमारा जो ध्वनि का जो चैप्टर है वो इसके बाद नहीं जाएगा, जो हमने लेवल लिया है उस लेवल से बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, जय हिंद।